लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी शुरू से ही एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इस बार कहीं पे भी ढील बरतना बीजेपी नहीं चाह रही। इसको लेकर बीजेपी एक अलग ही रणनीति पर काम कर रही है। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी किस दिग्गज बीजेपी नेता के टिकट काटने के मुद्दे पर उलझी है। बीजेपी पिछले कुछ महीने से देश के 160 लोकसभा सीटों पर कड़ी मेहनत कर रही है, जिसे पार्टी अपने लिए कमजोर मान रही है। इनमें से अधिकतर सीटें दक्षिण और पूर्वी भारत में है। कई ऐसी सीटें भी है जिस पर भाजपा जीत तो चुकी है, लेकिन फिर भी पार्टी उसे चुनौती की तरह देखती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी किन मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका देगी, इसकी सूची बना ली है। बेशक इस सूची में कुछ सांसद ऐसे हैं जिनके कार्ड पर गंभीर असर पड़ सकता है, इसलिए बीजेपी असमंजस में है। इनमें से कई सांसद 5-6 बार निर्वाचित हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरणों के चलते उनके टिकट काटने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी इन सांसदों के परिवार से किसी को टिकट देकर टिकट बचाने की रणनीति अपनाएगी। पंकज चौधरी, अनंत कुमार हेगड़े, रमेश जिंगाजिंगी, वीएस प्रसाद, ब्रुजभूषण शरण सिंह, राधा मोहन सिंह आदि 6 बार जीत चुके हैं, जबकि जीएस बसवराज, निहाल चंद चौहान, राव साहेब दानवे, एसवाई नायक, जुएल ओराम, प्रहलाद पटेल, राव इंद्रजीत सिंह, साक्षी महाराज, भानु प्रताप वर्मा, रामकृपाल यादव 5 बार जीत चुके हैं। इन सांसदों को कैसे बचाया जाए, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। बॉलीवुड के कौन से जाने माने एक्टर और उनके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत एक महिला ने पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। कौन है वो अभिनेता, क्या है पुराना मामला, आइए देखते हैं। टॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और निर्माता सोहन मास्टर और उनके परिवार के खिलाफ वडोदरा शहर के हरनी पुलिस स्टेशन में दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज की गई है। उनकी पत्नी ने सोहन मास्टर और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि शादी के समय 45 तोला सोने के गहने, चांदी के गहने और एक कार देने के बावजूद पति और उसका परिवार उसे प्रताड़ित कर रहे थे। थाने से मिली जानकारी के मुताबिक सूरत के वीआईपी रोड पर रहने वाली परिणीता ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ हरनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने कहा कि जुलाई 2019 को सोहन मास्टर और उसके रिश्तेदार मुझसे मिलने घर आए, जिसके बाद दोनों के परिवार ने हमारी शादी तय करने का फैसला किया। शादी के बाद वे मुझे किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं ले जाते थे, मेरे साथ मारपीट करते थे। शादी के समय मेरे पिता ने मुझे 45 तोला सोना, कार और चांदी के गहने दिए थे, फिर भी वह मुझे प्रताड़ित करते थे। जब मैं गर्भवती थी तो मेरे पति सोहन मास्टर ने मुझे मेरे पिता के घर छोड़ दिया। मैं पिछले 2 वर्षों से पियर में रह रहा हूं। मैंने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन वे कोई जवाब नहीं देते। फिलहाल पुलिस ने उपरोक्त शिकायत के आधार पर पति सोहन मास्टर, सास अमीशा बहन और दादा ससुर विठल भाई मास्टर के खिलाफ कार्रवाई की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका वाले संगठन ब्रिक्स में अब 6 और नए देश जुड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इनके आने से ब्रिक्स को क्या फायदा होगा, कितना बदल जाएगा ब्रिक्स। ब्रिक्स में 6 और नए देश जुड़ जाएंगे। हाल ही में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई 15वीं ब्रिक्स समिट में इन देशों को संगठन में शामिल करने पर सहमति बनी है। ब्रिक्स में अब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान और इथियोपिया भी शामिल हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के मुताबिक ये सभी 6 नए देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में परमानेंट सदस्य बन जाएंगे। साल 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने एक रिसर्च पेपर में ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन थे। ब्रिक्स देशों की पहली शिखर स्तर की बैठक 2009 में रूस के येकाटेरिनबर्ग में हुई थी। इसके बाद 2010 में ब्राजील के ब्रासिलिया में दूसरी शिखर बैठक हुई। उसी साल इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ। तब ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स से जुड़ने की इच्छा जताने वाले ज्यादातर मुल्क पश्चिम विरोधी है। इनके 2 मकसद है, पहला G7 और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कमजोर करना और दूसरा कारोबार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना। ब्रिक्स के विस्तार का सबसे
ज्यादा समर्थन रूस और चीन करते हैं। यही वो दो देश है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के विरोधी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। विपक्षी एकता की बैठक 2 बार हो चुकी है। अब तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे। कई और पार्टियों के शामिल होने की बात कही है। बैठक में संयोजक चुने जाने पर नीतीश कुमार ने क्या बयान दिया? इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक होने वाली है। इसके पहले पटना और बेंगलुरु में बैठक हो चुकी है और अब यह तीसरे दौर की बैठक होने वाली है। इससे पहले संयोजक के नाम को लेकर भी चर्चा तेज है। विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरुआती दौर से यह कहते आ रहे हैं कि उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। इस सवाल पर कि मुंबई की बैठक में आपको लेकर संयोजक आदि पर चर्चा होगी तो स्वीकार करिएगा। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, हमको कुछ नहीं बनना। हम तो बराबर यह बात कह रहे हैं, दूसरे लोगों को बनाया जाएगा। हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। हम सबको एकजुट करना चाहते हैं। व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। बता दें कि मुंबई से पहले 2 बार बैठक हो चुकी है। इसमें 26 दलों के नेताओं ने भाग लिया था। अब तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली है। नीतीश कुमार ने कहा है कि इसमें और भी पार्टियां शामिल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। मामला गुजरातियों को ठग कहने से जुड़ा है। क्या था पूरा मामला? कैसी होगी अब कार्यवाही? बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। मामला गुजरातियों को ठग कहने से जुड़ा है। समन में उन्हें 22 सितंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। इनके इस बयान पर अब तक कुल 15 गवाहों की गवाही दर्ज की जा चुकी है। शिकायतकर्ता ने तेजस्वी के वीडियो का असली सबूत एक निजी समाचार चैनल से लेकर भी उनके खिलाफ यह मामला गुजरात के एक व्यापारी हरेश मेहता ने दर्ज कराया है। उन्होंने गुजरातियों को कथित तौर पर ठग कहा गया था। इसके बाद मेहता ने उनके इस बयान पर आपत्ति जताई और केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए पहले 1 मई की तारीख तय की थी। हालांकि अगली तारीख 8 मई और उसके बाद 19 मई को तय की गई थी। अब तक जो हमने फरियाद दाखिल किया था उसके बाद कुल 15 विटनेस कोर्ट में हाजिर हुआ था और उन लोगों ने जुबानी दिया था और उन लोगों ने सबने बताया था कि गुजरातियों को जो ठग बोला है तो हमारा भी दिल में दुख हुआ है। सब गुजरातियों का गौरव का खंडन हुआ है और हमारा भी मानहानि हुआ है। उसके बारे में बाद में हमने आर्ग्यूमेंट किया था कोर्ट के अंदर कि गुजरात के कुल 364 जाति है, 364 जाति के उससे પોતાના पर्सनल प्लेटफॉर्म से ठग बोल दिया है तो उसके बारे में उसको कड़क से कड़क सजा होनी चाहिए और उसको समझ इश्यू करके उसके खिलाफ हाजिर होने के बाद कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी थी। इस दौरान उन्होंने कहा था, आज देश के जो हालत है उसमें सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं। उनके ठग को माफ भी कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।